Hello dear student of class 11, this is your physics teacher Anshuman sir, and today here we are going to discuss next lecture of the your chapter 6 work energy and power. As you know that in the previous class we discussed about the conservative non-conservative force, and we discussed about the work done by the constant force and work done by the variable force. And now we are going to the next level, and in this level we are going to discuss the energy. हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अगला टॉपिक हमारा कौन सा है. तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, एनर्जी है. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और हमने जो है काफ़ी सारी बातें भी इसमें, न्यूमेरिकल भी हमने एक डिस्कस किया था इस पर. ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी. ठीक है, एनर्जी क्या होती है बेटा, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आएंगे. किसी भी वर्क को जो करने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज़ नोन अदर एनर्जी, दैट इज़ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. तो वही डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़ की बात करेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड द एनर्जी. मतलब जो एनर्जी होता है वो जितना आप वर्क डन करेंगे उतनी एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी, और एनर्जी का जो मेजरमेंट है वो वर्क से ही किया जाता है. तो यू कैन से दैट वर्क डन इज़ अ मेज़र ऑफ एनर्जी. वर्क डन को जो मेज़र करने का तरीका होता है वो क्या होता है, एनर्जी होता है. तो इस तरह से हम इसको मेज़र कर सकते हैं. एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है. एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. द डायमेंशन यूनिट ऑफ द एनर्जी इज सेम एज द वर्क डन. जो यूनिट और डायमेंशन वर्क डन की होती है वही सेम और यूनिट और डायमेंशन जो होती है वो किसकी होती है, एनर्जी की होती है. मतलब अगर डायमेंशन लिखा है ml/T⁻⁻2 लिखा हुआ है, तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि एनर्जी की यूनिट है या वर्क डन की यूनिट है. बात समझ में आ गई. दोनों को हम लोग जूल में ही मेज़र करते हैं. इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होती हैं जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनर्जी को हम लोग कैलोरी में मेज़र करते हैं पिछले, जैसे हम लोग फूडिंग वगैरह करते हैं, जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो उससे जो एनर्जी हमें मिलती है वो कैलोरी के फॉर्म में मिलती है, कैलोरी के फॉर्म में मिलती है. अब ये जो 1 कैलोरी होता है उसमें 4.2 जूल होता है. कितना होता है, 4.2 जूल होता है. ठीक है, कितना होता है, 4.2 जूल होता है. तो 4.2 जूल मतलब अगर हमें 1 कैलोरी एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब हम 4.2 जूल का वर्क डन कर सकते हैं. और 1 जूल की डेफिनेशन आपको पता है कि अगर 1 केजी के मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की पर मीटर स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ फेंकना है, तो यू हैव टू अप्लाई द 1 जूल, यू हैव टू डू 1 जूल ऑफ वर्क डन. तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं. इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होती हैं, इसके अलावा भी जो है कुछ यूनिट्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो इसके अलावा जो है आपके पास ये कुछ यूनिट्स हैं जिसको आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. जूल एसआई यूनिट होती है. अर्ग भी होती है. अर्ग जो है सीजीएस यूनिट होती है एनर्जी की. अर्ग इज़ द सीजीएस यूनिट ऑफ द एनर्जी. इसके बाद कैलोरी जो है, कैलोरी जो है आपको बता ही दिया कि मैंने 4.2 जूल बोलता है. इसके अलावा और भी एक यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी याद में रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मोस्टली आप लोग ये बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है. तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतने कूलम का चार्ज होता है. इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, इसका मतलब उसके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल का वर्क डन करने की एनर्जी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास, राइट. सिमिलरली और भी कुछ बड़ी यूनिट्स होती हैं, जैसे हम लोग अगर किलोवाट आवर की बात करें तो ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. यहाँ पे जो नई यूनिट आपको मिली है वो ईवी मिली है. तो ईवी जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, किसकी यूनिट होती है, इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी. किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको. किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं. घर में आपके मीटर लगा हुआ होता है, तो मीटर में जो एनर्जी मेजरमेंट होती है वो किलोवाट आवर में, मतलब 1 किलोवाट की एनर्जी अगर 1 आवर के लिए खर्च हो रही है, 1 आवर के लिए खर्च हो रही है, तो उसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर होगी. और 1 किलोवाट आवर को जो हम जूल में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. ठीक है, ये बात अपने दिमाग में क्या करना है, आपको रिमेंबर रखना है. ठीक है, ये तो बेसिक बात हम लोगों ने कर ली कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं. सिमिलरली हम लोग अब बात करेंगे कि एनर्जी जो है, हमारे यूनिवर्स का टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है. मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अब आप अपने घर में ऑब्जर्व करिए कि कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बॉडी की एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, या मेरे पास जो एनर्जी है जो मैंने फूडिंग की है, फूडिंग की वजह से जो मेरे बॉडी में एनर्जी आई है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. सो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज वन फ्रॉम टू अनदर. अब इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसको सपोर्ट करता हुआ एक रूल है जिसे आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसे कहते हैं हम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस. ठीक है, आपने E = mc² का फॉर्मूला पढ़ा होगा.
इसके अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और भी कई सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए उन्होंने कहा कि जो एनर्जी होती है वो मास पे डिपेंड करती है। इसका मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब मास जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है तो एनर्जी के फॉर्म में होता है, और वही जब एनर्जी को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मास में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं सी, तो सी स्क्वायर, और यहाँ से रिलेशन निकल के आता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी मास इक्विवेलेंस फार्मूला। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। इसमें कहा गया है हाउ मच एनर्जी इज रिलीज इन 1 ग्राम ऑफ मास ऑफ द रेडियो एक्टिव सबस्टेंस अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आपको बताना है कि 1 ग्राम का सबस्टेंस अगर जो है मान लो वो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव का मतलब जो अपने एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर, अपने मास को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम का कोई सैंपल है, रेडियो एक्टिव सैंपल है, तो उसका जो एनर्जी इक्विवेलेंस कितना होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के यूज़ से हम लोग बता सकते हैं कि 1 ग्राम में कितनी एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो ग्राम है क्योंकि सीजीएस यूनिट की बात हो रही है, इसलिए हम इसको रखेंगे और यहाँ से इसको रख करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ गलत है, यहाँ पे सी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप चाहें तो 1 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लें, आप 1 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लें, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, और फिर यहाँ से आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना 9 × 10⁻16, तो ये आ ही जाएगा। और साथ में 1 ग्राम लिखा हुआ है, तो 1 ग्राम को तुम लिख लो, ग्राम को जब तुम केजी में कन्वर्ट करते हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 10⁻³ अब ये है 16 और ये -3, तो कितना आ जाएगा 9 × 10⁻13। तो इतनी अमाउंट में जूल में एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बात करेंगे टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम लोग किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ एनर्जी की। हम लोग बच्चों, हम लोग टाइप ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़ को देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी पर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ साथ हम लोग कुछ चीज़ों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साउंड एनर्जी। तो जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उससे क्या जनरेट होता है, साउंड एनर्जी जनरेट होती है। तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट, वाइब्रेशन का मतलब मोशन, और मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हमारा वोकल कार्ड भी इसी तरह से वाइब्रेट करता है तो साउंड जनरेट होती है। अगली है लाइट एनर्जी। तो लाइट जो है वो कैसे जनरेट होती है, ये लाइट जो है वो चार्ज के वाइब्रेशन से जनरेट होती है। आप लोग चार्ज के बारे में जानते हैं ना, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट जो है वो चार्ज के वाइब्रेशन से जनरेट होती है। ठीक है, इवन जो आप लोग टॉर्च वगैरह देखते हैं ना, उसके अंदर भी चार्जेस का वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से वो रेडिएशन को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ठीक है, तो लाइट एनर्जी होगी। अगर आए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये क्या होता है, जब किसी भी वायर में चार्ज का मोशन होता है तो उससे एनर्जी जनरेट होती है ना। बेसिकली डायनमो को घुमा करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 न्यूक्लियस को जोड़ करके या उसको तोड़ करके क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, आप जानते हैं इस बात को। थर्मल एनर्जी, किसी चीज़ को जला करके हम लोग एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। मैकेनिकल का मतलब मोशन से रिलेटेड। तो कोई भी बॉडी जो है 2 सिचुएशन में हो सकती है, या तो वो रेस्ट कंडीशन में होगी या तो वो मोशन कंडीशन में होगी। अब होता क्या है कि इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी जो होता है इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब कोई बॉडी मोशन में होता है, उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम काइनेटिक एनर्जी के साथ एसोसिएट करते हैं। दूसरा, किसी भी पार्टिकल के पोजीशन की वजह से, उसके पोजीशन में चेंज की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे अगर किसी एक मास को हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाएं तो हम कहते हैं कि उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो जब उसको वहाँ से छोड़ा जाता है तो वो उस एनर्जी को खर्च करके नीचे की तरफ आती है। आ रही बात समझ में। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई भी बॉडी 2 तरह की एनर्जी पोजेस करता है, पहला आपका काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी को हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो क्योंकि हम लोग काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे मोशन से रिलेटेड एनर्जी की बात करनी है। आगे हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में इन और अलग अलग बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी पोजेसेस ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल। जब कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसके पास वेलोसिटी होती है या वो एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होती है, उसके पास कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है, उसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो 12 mv² होता है। ठीक है, अब ये फिगर ध्यान से समझिए।
ये पहले एक बॉडी थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, है ना, आपने इस पर फोर्स लगाया तो इसको एक्सलेशन ए मिल गया, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, और उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये फिगर्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल फोर्स लगा इसके ऊपर और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds हुआ, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ तो वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन का फॉर्मूला बेटा हमें पता है कि W = एफ डी एस कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा = 0 हो जाएगा, और यहाँ से W = एफ डी एस हो जाएगा, और W अब एफ की जगह पे हम लोगों ने m × a रख दिया, क्योंकि बॉडी का मास है और वो एक्सेलरेट हो रही है, तो W = m × a × ds। बात समझ में आ गई। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट दोनों साइड में कर दिया, दोनों साइड में इंटीग्रेट किया। अब आपको ये पता होता है कि इंटीग्रेट जब हम लोग करते हैं, तो हमें कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं, तो वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन = लिखा है, तो एक्सेलरेशन = होता है dv, यहाँ पे थीटा लिखा है, dv/dt होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, a = होता है dv/dt, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें पता है कि वेलोसिटी v = होता है, ds/dt। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी आप लोगों ने पढ़ा था m × a × dt ds, यही तो पढ़ा था आपने। a को क्या लिख लिया, dv/dt, है ना, यही तो लिखा, a को क्या लिख लिया आपने, dv/dt लिख लिया, तो dv यहाँ से और dt यहाँ से, तो यस के साथ हमने क्या ले लिया, dt को ले लिया, ds/dt कर लिया और dv को उधर ले लिया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से v जो होता है, v ds/dt, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग v कहते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या, डी एक्सलेशन की जगह पे लिखा dv/dt, अब dt को हमने ds के साथ ले लिया, तो ds के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, m और ds/dt की v और dv पहले से था, तो इंटीग्रेशन ऑफ mv dv, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया विद प्रॉपर लिमिट में। जब वर्क डन 0 था उस टाइम पे वेलोसिटी 0 थी, और जब वर्क डन W हुआ उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, इंटीग्रेट कर दिया। अब वो फार्मूला यूज़ करेंगे, dw को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, W आ जाएगा 0 to, अब m कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to v dv। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx की जो वैल्यू होती है वो होती है x⁴n+1/n+1। ये बात समझ में आई। तो ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, v²/2, लिमिट है 0 से v। बस इसमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दिया, और यहाँ से आपके पास आ गया W = ½ mv²। अब हमें पता है कि जितना ज़्यादा आप वर्क डन करेंगे उतना ज़्यादा उसके पास एनर्जी, भाई जितना आप बॉडी पे फोर्स लगाओगे, जितना ज़्यादा वर्क डन करोगे, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, और जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। तो हम W की जगह पे K ही लिख सकते हैं, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया ½ mv²। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये ½ mv² का एक्सप्रेशन कहाँ से निकल के आता है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन भी देख लेते हैं। देखिए मोमेंटम p = होता है m × v, यही होता है ना, मोमेंटम p = होता है m × v, और काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो हम लोगों ने क्या किया, m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, m से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या हो गया, m²v²/m, और m²v² को हम लोग लिख सकते हैं p²। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया बेटा, k = p²/2m, तो ये मोमेंटम के फॉर्म में आपने लिख लिया। अब ध्यान में रखिएगा, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट कब होगा, जब वो क्या करेगा, उसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट अगर हमेशा कांस्टेंट होगा तो इस सिचुएशन में उसका मोमेंटम क्या होगा, जो है कांस्टेंट होगा। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एक बात समझ में आती है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है, बात समझ में आ रही है। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, दूसरा है अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए, तो अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम का स्क्वायर जो होता है वो मास पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब मास थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन मोमेंटम दोगुना बढ़ जाएगा, ये वाला ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है, सिमिलरली अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो मास कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे मोमेंटम भी क्या होगा, लीनियरली डिक्रीज करेगा। आ गई बात समझ में। तो दिस इज़ नोन एज द वर्क डन। वर्क डन का हम लोगों ने फंक्शन देखा किस तरह से वर्क डन होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब हम लोग अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम।
इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम वर्क करेंगे, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही है जो हमें ये बताता है कि जितना ज़्यादा वर्क डन आप करोगे उतना ज़्यादा जो है आपका वर्क होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। सो डियर स्टूडेंट, इस वाले लेक्चर को हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है, और भी ढेर सारी अच्छी बातें करेंगे। तो पहले तो हम लोगों ने इतनी चीज़ें, तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? आज हम लोगों ने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा, किस तरह से चेंज हो सकते हैं। इसके बाद इसकी यूनिट्स देखी। इस तरह से ये एनर्जी के बारे में हमने एक कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है। अब आगे हमें ये पढ़ना है कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो वर्क एनर्जी थ्योरम पर होगा, ठीक है। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में और ढेर सारी बातें करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।